गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली कक्षा में हम मूल अधिकार पढ़ रहे थे, है ना। अब इस क्लास को आगे करते हुए इसमें अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 16 तक पहले हम पढ़ चुके हैं। आज अनुच्छेद 17 से लेकर आगे बढ़ते हैं, जिसमें अनुच्छेद 17 जो है इसमें कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। अब यहाँ अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है ये जानिए। ये होता है अस्पृश्यता मतलब होता है भेदभाव, ठीक है। तो इसमें कहा गया है अस्पृश्यता की अंत की व्यवस्था, अस्पृश्यता की अंत की व्यवस्था करता है अनुच्छेद 17। और इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते कहा गया है अस्पृश्यता की आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता का अगर कोई आचरण करता है, कहने का मतलब वो भेदभाव करता है आपसे जातिगत किसी विशेष वर्ग से, है ना, तो ये आचरण जो रखता है सामने वाला ये पूरी तरीके से निषिद्ध है। वो पूरी तरीके से संविधान के अनुसार क्या है, बिल्कुल मनाही है। और इससे संबंधित जो है दंड का प्रावधान भी है हमारे संविधान में। अब अस्पृश्यता से संबंधित किसी भी प्रकार का कृत्य दंडनीय अपराध है, ठीक है। अगर आपसे कोई भेदभाव करता है या भेदभाव के से संबंधित किसी तरह का आचरण करता है, ठीक है, जो आपके मूल अधिकार का हनन करता है, तो इसमें दंडनीय अपराध है और यह जो है संवैधानिक है, ठीक है। संविधान के द्वारा इसको हमें प्रदान किया गया है। अब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में आया था, ठीक है। याद रखेंगे कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब आया था, तो 1955 में आया था। और इसमें आगे संशोधन हुआ कब, 1976 में। और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का जब संशोधन हुआ 1976 में, तो उसका नाम बदलकर यहाँ पे रखा गया है नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। ध्यान देंगे, ये जो संविधान संशोधन हुआ वो 1976 में हुआ है, जिसमें अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर नागरिक अधिनियम की रक्षा अधिनियम किया गया है, ठीक है। देखिए, जो अस्पृश्यता शब्द है ना, इसका इस्तेमाल ना तो संविधान में किया गया है, न ही किसी अधिनियम में इसके बारे में कोई व्याख्या की गई है, ठीक है। क्योंकि ये मामला बढ़ते गया समाज में, है ना, ये आज हमारे आसपास में अब देखने को मिलता है हमारे राज्य, विभिन्न राज्यों में। तो यहाँ पे एक मैसूर उच्च न्यायालय है, उनका जो कथन या व्यवस्था है जो अनुच्छेद 17 से संबंधित है, इसको पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा क्या था। इन्होंने डिकोड किया है कि कुछ वर्ग, है ना, या किसी जाति विशेष वर्ग के बारे में बोल रही है, और कुछ लोगों को जन्म या जाति के आधार पर, ठीक है, जिसमें व्यक्ति विशेष या जो समाज है उनमें जन्म या जाति के आधार पर भेदभाव या किसी प्रकार की उनके साथ हीन भावना रखना, उन्हें ऊंच नीच समझना, ठीक है, ये निर्योग्यता नहीं ठहराया जाएगा। अनुच्छेद 17 आपको यह, है ना, अनुच्छेद 17 आपको यह सुविधा प्रदान करता है जिसके तहत आप किसी जाति विशेष या समाज से जुड़े हुए हैं और आपके साथ, है ना, भेदभाव हो रहा है, जिसमें ऊंच नीच की भावना, साथ कुछ कृत्य जिसमें गाली गलौज संबंधित है, तो ये निर्योग्यता नहीं ठहराया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी वर्ग से संबंधित हो, आपके साथ सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अगर आपके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है तो यह निर्योग्य, ठीक है, नहीं ठहराया जाएगा। इसीलिए आप माननीय न्यायालय के पास जा सकते हैं, जिसमें संविधान द्वारा जो हमारे पास प्रावधान है उसके अंतर्गत आपको इससे सहायता मिलेगी, ठीक। कुछ लोग सामाजिक, सांस्कृतिक या शैक्षणिक संस्था में अस्पृश्यता के आधार पर बहिष्कृत नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब, ठीक है, कुछ लोग हैं जो सामाजिक, सामाजिक, है ना, जो समाज से संबंधित सांस्कृतिक है, और साथ ही शैक्षणिक संस्था, जहाँ पढ़ाई, है ना, शैक्षणिक संस्था मतलब जहाँ स्कूल कॉलेज विद्यालय में अस्पृश्यता के आधार पर, मतलब भेदभाव, हीन भावना, ऊंच नीच के आधार पर इन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा, इनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, इनको बहिष्कृत नहीं किया जाएगा, इनको निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 30 जनवरी 1990 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लाया गया, ठीक है। हम लोग पीछे देखते हैं, पीछे में हमने बात किया था कुछ वर्गों और कुछ लोगों, ठीक है, ये संबंधित है यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में आया, ठीक है। कोई इस जाति वर्ग से संबंधित हो और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, हीन भावना, इस तरीके का कृत्य अगर हो रहा है और इस मामले से वो परेशान हो, तो यहाँ पे संविधान में जो प्रावधान है इसके अंतर्गत वे आगे अपना कदम बढ़ा सकते हैं इस मामले को लेकर, ठीक। अब यहाँ पे इनका उद्देश्य देखते हैं कि, ठीक, अब यहाँ पे इसका उद्देश्य जो जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, इसका उद्देश्य है इनके खिलाफ किए जाने वाले अपराधों का निवारण, मतलब इनके खिलाफ जो भी अपराध हो रहे हैं उनका निवारण करना, उनका कानूनी प्रक्रिया से उसके तहत जो निवारण होता है ना, वो करना है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त राहत एवं पुनर्वास संबंधी नियम शामिल हैं, ठीक है। ये जो जाति विशेष है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनका राहत और पुनर्वास संबंधी नियम शामिल है,
ठीक है, उनको राहत प्रदान करना, साथ ही वो किसी ऐसे स्थान पे हैं जहाँ यह मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिससे उनके जान या किसी भी तरीके की जान माल की हानि की संभावना है, तो उनका पुनर्निवास का व्यवस्था भी किया जाता है। यह किसके तहत किया जाता है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को एट्रोसिटीज़ एक्ट भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जो है इसको एट्रोसिटीज़ एक्ट कहा जाता है। ठीक, ये हो गया आपका अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 बेसिकली यह कहता है कि आप अगर ये भारत की संविधान के बारे में बात करते हैं कि आप भारत के अगर नागरिक हैं, ठीक है, भारत के नागरिक हैं तो आपके साथ सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, बंधुत्व की भावना रखी जाएगी, किसी भी प्रकार का भेदभाव और हीन भावना नहीं रखा जाएगा। अगर आप इससे किसी भी तरीके से प्रताड़ित है या आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अनुच्छेद 17 के तहत, जिसमें अप्रियता अपराध अधिनियम 1955 के प्रावधान के तहत आप इसमें थोड़ा सा ठीक है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत अपना प्रावधान है ना माननीय न्यायालय में, कहीं भी माननीय न्यायालय या संवैधानिक जो संस्था है वहाँ पे दायर कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब अनुच्छेद 18 है जिसके बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। ठीक, तो अनुच्छेद 18 को ठीक है थोड़ा विस्तृत देखते हैं, जिसमें अनुच्छेद 18(1) है, अनुच्छेद 18(2) है और यह है अनुच्छेद 18(3), जिसमें जो उपाधि मिलता है, जो सम्मान मिलता है उसके बारे में बताया गया है कि उपाधि और सम्मान जो है उसको लेने के तरीके है ना कैसे कैसे हैं। देखिए, तो अनुच्छेद 18 ये कहता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधित सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, एक राज्य जो है ना वो सेना, ठीक है, इसमें पुलिस और विद्या मतलब ये शिक्षा से संबंधित जो सम्मान है इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा सम्मान राज्य नहीं प्रदान करेगा। साथ ही अनुच्छेद 18(2) में कहा गया है भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकते। अनुच्छेद 18(2) पूरी तरीके से यह कहता है कि जो भारतीय नागरिक हैं वो किसी दूसरे देश से किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए 18(3) में यह बताया गया कि वह व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, ठीक, वह व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अधीन, राज्य के अधीन कहने का मतलब हमारे सरकार के अधीन, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, लाभ मतलब किसी भी सरकारी निकाय में कर्मचारी या अधिकारी हो, साथ ही विश्वास के पद पर हो। विश्वास के कहने का मतलब वो किसी भी, विश्वास से कहने का मतलब जैसे विधायक MP है ना, ऐसा को धारण करते हुए, इस पद को धारण करते हुए, विश्वास के मत कहने का मतलब, विश्वास का पद का मतलब क्या होता है? विश्वास का पद का कहने का मतलब है जो जो चुना जाता है जनता के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, विश्वास का पद कहने का मतलब जो चुना जाता है जनता के द्वारा। ठीक है, इसमें आता है आपके MP, MLA। ठीक है, तो कोई भी विश्वास के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है। ठीक है, विदेशी राज्य से तो उपाधि धारण कर सकता है, इसमें शर्त है। शर्त क्या है कि राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। राष्ट्रपति ने अगर अनुमति दिया है तभी आप ये जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पे रहते हुए उपाधि धारण कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है तो आप तो राष्ट्रपति की अनुमति इसके लिए आवश्यक है अगर आपको वो पद धारण करना है, और अगर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है तो आप वो पद धारण नहीं कर सकते हैं। चलिए अनुच्छेद 18(4) को देखते हैं, जिसमें कहा गया है भारतीय हो या विदेशी, चाहे वो भारत का नागरिक हो या विदेश का नागरिक हो, कहने का मतलब भारत के बाहर का हो, भारत में लाभ का पद धारण करता हो। लाभ का पद मतलब किसी सरकारी संस्था या सरकारी निकाय में पदस्थ हो, तो विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धि, ठीक है, अगर कोई विदेशी राज्य उनको उपहार को भेंट करता है या कोई उपलब्धि देता है तो राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। कहने का मतलब कोई भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक जो लाभ के पद धारण करता है, लाभ का पद कहने का मतलब जो सरकारी संस्था, सरकारी निकाय में कर्मचारी या अधिकारी हो, अगर उसे विदेशी राज्य से कोई उपहार, भेंट या उपलब्धि दिया जाता है तो उसको प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ही वह उस जो उपहार, भेंट या उपलब्धि उसको प्राप्त कर सकता है। अगर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है तो उसको स्वीकार नहीं करेगा। ठीक, अब 1954 में जो स्थापित है, ठीक है, इसको ध्यान देखते हैं
कि 1954 में स्थापित किया गया पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। उच्चतम न्यायालय ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री को पुरस्कार माना है, न कि उपाधि। ठीक है, ध्यान देंगे, ऐसा प्रश्न आता है कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री को स्थापित कब किया गया था? 1954 में किया गया था, और उच्चतम न्यायालय ने इन्हें इसे जो है इन तीनों को पुरस्कार कहा है, न कि उपाधि। पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में प्रयोग मनाही है। कहने का मतलब यह है कि ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, जिनको ये तीनों पुरस्कार मिला है, उनको अपने नाम के आगे या पीछे ये जो इसका टाइटल है पुरस्कार का, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्मश्री, इसका प्रयोग मनाही है। अब वह व्यक्ति जिनको ये पुरस्कार मिला है वो इसका टाइटल अपने नाम के आगे या पीछे नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं 1977, ये डेट याद रखते हैं। इसमें शासन था मोरारजी देसाई, जो जनता पार्टी के से संबंधित थे। उन्होंने जो ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री है, इसका क्रम जो 1954 से पुरस्कार दिया जा रहा था, स्थापित हुआ 1954 से पुरस्कार दिया जा रहा था कंटिन्यू। फिर 1977 में ऐसा तय तारीख है जिसमें मोरारजी देसाई, उसमें जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने इसको तोड़ दिया। मतलब 1954 में ये जो पुरस्कार जो मिल रहा था कंटिन्यू 1954 से, वो अब मिलना बंद हो गया। उसके बाद फिर 1980 में इंदिरा गांधी जी की सरकार आई और पुनः उन्होंने यह पुरस्कार देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब कभी प्रश्न में ऐसा पूछा जाए कि 1954 के बाद जो पुरस्कार है हमारे, इनका क्रम कब टूटा, तो ये टूटा था 1977 में, और पुनः चालू किसने किया, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा पुनः चालू किया गया था। और कब किया गया था, तो 1980 में। चलिए, अब अनुच्छेद 18 जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 18 में हम अनुच्छेद 18(1) से लेकर अनुच्छेद 18(4) पूरे सेक्शन को पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 19 की तरफ। ठीक है, साथ ही यह ध्यान रखेंगे कि हम लोग अभी अनुच्छेद 14 से 18 जो पढ़ रहे थे, ये भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। हाँ, ये प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ये पूछा जाएगा। तो हाँ, बताना है अनुच्छेद 19 से 22 में है। अब अनुच्छेद 19 में ये कहा गया कि 6 अधिकारों को गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 जो है कितने अधिकार को गारंटी देता है, तो 6। इसमें पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलने की, किसी भी व्यक्ति को आप बोलने से मना नहीं कर सकते। साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब उसको अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। आप उसके विचारों को प्रतिबंध नहीं लगा सकते, या विचारों को मना नहीं कर सकते। दूसरा है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। ठीक है, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार कहने का मतलब, आप अगर कोई सम्मेलन करते हैं, ठीक है, सम्मेलन का अधिकार तो सरकार ने आपको दिया हुआ है, जो स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत है। ठीक है, तो आप सम्मेलन कैसा करेंगे, तो शांतिपूर्वक करना है। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके, और निरायुध करना है। ठीक है, निरायुध मतलब इसमें किसी प्रकार का मारपीट या युद्ध या किसी भी प्रकार का अशांति नहीं फैलाना है। ठीक, अब तीसरा देखते हैं संगम, संघ या सरकारी समिति बनाने का अधिकार। ठीक, इसके अंतर्गत आप संघ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कहना चाहिए उद्योग में आप लोगों ने कभी यूनियन का नाम सुना होगा, वो सब इसी के अंतर्गत बनता है। और सरकारी समिति बनाने का जो अधिकार है, ये अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ठीक, अब चौथा देखते हैं राज्य क्षेत्र के सर्वत्र आवास संचरण का अधिनियम। अब भारत, राज्य क्षेत्र कहने का मतलब पूरे भारत देश में, ठीक है, अपने विचारों और अपनी सोच, जो नीतियाँ होती है, उसको संचरण, उसको फैलाने का आपके पास अधिकार है। लेकिन साथ ही यह ध्यान रखना है कि वो इन मूल अधिकारों को हनन न करता हो। ठीक, इसी के तहत एक जो नेता होता है, जो किसी दूसरे राज्य का होता है, कि वो किसी दूसरे राज्य में जाकर अपनी नीतियाँ लोगों को बताता है। ठीक है, और पांचवा आप देखते हैं कि राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निर्बाध घूमने या बस जाने का अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 का 5वां यह हमें बताता है कि हम लोग भारत के किसी भी राज्य में बिना मना किए, किसी भी प्रकार के बिना दिक्कत से घूम सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं। ठीक है, तो भारत के किसी भी राज्य में घूमने के लिए जो स्वतंत्रता है वो हमें कहाँ से मिला है, तो स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से मिला है। कोई भी वृत्ति, व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार, यह भी हमें अनुच्छेद 19 से मिला है। हम कोई भी व्यवसाय या कारोबार कर सकते हैं, बस ध्यान इतना रखना है कि वो संवैधानिक हो और साथ ही किसी तरीके की गलत नीति का ना हो। चलिए, अब अनुच्छेद 19 में देखते हैं कितने अधिकार थे, 7 अधिकार थे। तो 6 अधिकार के बारे में हम लोगों ने यही पढ़ा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए, अनुच्छेद 19 में है ना 7 अधिकार थे, हम लोगों ने तो 6 अधिकार के बारे में पढ़ा है।
वो सातवां अधिकार कौन सा है देखते हैं। सातवां अधिकार था संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने का अधिकार। ठीक है, तो इसको जो है संपत्ति का जो अधिकार था ना, खरीदने, अधिग्रहण और बेच देने का, इसमें 44वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 1978 में, और इसके तहत इसको समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो सातवां अधिकार था संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने और बेच देने का, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, जिसके तहत उसको समाप्त कर दिया गया है। यहाँ से तो ये समाप्त हो गया है, लेकिन अनुच्छेद 300 का कानूनी अधिकार में इसको शामिल किया गया है। ठीक, अब देखते हैं। इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के मामलों में नहीं बल्कि निजी मामलों में है। ये 6 अधिकार केवल भारत के मतलब राज्य के मामलों में नहीं है बल्कि निजी मामलों में भी है। मतलब अब सरकारी निकाय या सरकारी संस्था से संबंधित है तब भी, या किसी निजी हाथों से संबंधित है तब भी। अब देखिए यहाँ पे 6 अधिकार जो है इसके बारे में बताया गया है कि ये 6 अधिकार जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए हैं, साथ में जो कंपनी के शेयर धारक होते हैं उनके लिए है। तो ये जो 6 अधिकार जो है ये किसके लिए नहीं है? तो विदेशी के लिए नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हाँ ठीक, राज्य अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार को उल्लिखित आधार पर तय सीमा तक प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब ये जो अधिकार है 6 अधिकार ये परमानेंट है। अगर देश में किसी परमानेंट तो हैं, लेकिन देश में किसी भी प्रकार की आपातकालीन अगर स्थिति निर्मित हो गई तो सरकार इसमें से चाहे तो है ना किसी 2, 3 या 4 अधिकारों को प्रतिबंध कर सकती है, लेकिन एक तय सीमा तक कर सकती है। ये हम स्थायी नहीं होगा, कहने का मतलब ये अस्थायी है। चलिए अब देखते हैं इसमें प्रश्न कैसे आता है। ठीक, बोलने और अपने विचार को व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है वो कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 19 में, ये याद रखना है। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, जो हम लोग सम्मेलन करते हैं, कभी हड़ताल करते हैं, उसका आपके पास अधिकार तो है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? उसमें वो जो है शांतिपूर्वक होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का उद्भव नहीं होना चाहिए। युद्ध की स्थिति, मारपीट या किसी भी जो बाह्य लोग हैं उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो संघ बनाने की जो हमारे पास समिति का जो अधिकार है, संघ या समिति बनाने का, ये भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आता है। साथ ही आप राज्य में अपने विचरण, मतलब विचरण कहने को संचरण जो है, अपनी योजना, अपनी नीति है ना, अपनी भावना को, ये जो है ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। और भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने या बस जाने का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही हमें प्राप्त है। ठीक है, और भारत में रहकर किसी भी तरीके का व्यवसाय और कारोबार करने का जो नीतिगत हो, संवैधानिक हो, किसी भी प्रकार से गलत ना हो। चलिए देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार यह है अनुच्छेद 1922 में। अब इसको ब्रीफ पढ़ते हैं हम लोग। इसमें है पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, पिछली कक्षा में बताया था वाक मतलब विचार, अभिव्यक्ति है ना, बोलने और अपने विचार को प्रसारित करने की स्वतंत्रता है। अब देखिए, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करना, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने की स्वतंत्रता है, यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, जो न्यूज़पेपर वाली एजेंसी है उनकी स्वतंत्रता, ये सब वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। व्यवसायिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, फोन टैपिंग के विरुद्ध, अगर आपको फोन टैपिंग हो रहा है तो इसके विरुद्ध आप जा सकते हैं। स्वतंत्रता अधिकार 19 से लेकर 22 में वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है फोन टैपिंग, है ना। प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। ठीक है, यहाँ यह क्या कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहाँ सरकार का एकाधिकार नहीं है, मतलब केवल सरकार के इसमें अधिकार नहीं है, बल्कि आम लोग भी इसमें अगर सही नीति और सही जो तथ्य है उसको लोगों के सामने रखते हैं तो वो भी इसमें अपना काम कर सकते हैं। राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, जो राजनीतिक दल है या संगठन है जो कभी कभी एक पर्टिकुलर एरिया में या पूरा भारत में बंद का जो आह्वान करते हैं तो उसके खिलाफ जो आपको अधिकार मिला हुआ है यह है स्वतंत्रता के अधिकार में। साथ ही सरकारी गतिविधियों की जानकारी, जो सरकारी गतिविधि हैं इसके बारे में आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, यह जो है अनुच्छेद 19 में आता है। ठीक है, और उसके साथ शांति का अधिकार, आप जिस एरिया में रहते हैं, आप जहाँ भी हैं उसके आसपास का जो वातावरण है वहाँ आपको शांति का अधिकार है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कहीं, ठीक है, जो गाना का धुन है वो तेज़ गति से बज रहा है, ठीक है, या आसपास जहाँ कुछ हुड़दंग हो रहा है, जहाँ मारपीट या हिंसा वाली गतिविधियाँ हो रही हैं, वहाँ आपको शांति का अधिकार है। आप अपने शांति के अधिकार का अगर हनन हो रहा है या अवहेलना हो रहा है तो आप इसके लिए वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कानून के पास जा सकते हैं। साथ ही अखबार पर प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, अखबार पर अगर कोई प्रतिबंध लगाता है, वो सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार, तो इसके विरुद्ध भी अधिकार जो है स्वतंत्रता अभी वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। साथ ही प्रदर्शन या विरोध के अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। ठीक है, वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत यह कहा गया है कि आप प्रदर्शन और विरोध तो कर सकते हैं लेकिन आपको हड़ताल का अधिकार नहीं है।
चलिए इसमें ध्यान देंगे, पेपर में ये पूछता है कि फोन टैपिंग का विरुद्ध कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है, तो याद रखना है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में आजकल जो बहुत चर्चित है ना, इसके बारे में पेपर में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्या सरकार का एकाधिकार है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आम लोग जन तक अगर आपने अपनी जो सूचना है वो पहुँचाना चाहते हैं, जो तथ्य रखे जो सही हो, तो आप भी इस पर काम कर सकते हैं। और साथ ही शांति का अधिकार, आपको शांति का अधिकार है। साथ ही जो अखबार का प्रतिबंध लगता है, इसके विरुद्ध भी आपके पास वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। ध्यान रखिए, ये स्थायी नहीं है, ये परमानेंट नहीं रहेगा। अगर राज्य या सरकार चाहे तो हम लोग जो वाक्य में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता हमें मिली है उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब इसका आधार क्या होगा प्रतिबंध लगाने का, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, आधार है भारत की संप्रभुता और एकता, साथ ही राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक आदेश की अवहेलना और न्यायालय की अवमानना। अगर भारत की संप्रभुता और एकता को किसी भी प्रकार से वो नुकसान पहुंचाता है, साथ ही राज्य की सुरक्षा का अगर विषय है और सार्वजनिक आदेश का अवहेलना करता है, मतलब उसको सार्वजनिक आदेश है उसको न मानता हो, साथ ही न्यायालय की अवमानना करता है, न्यायालय के आदेश को मानता नहीं है, इस आधार पर राज्य सरकार जो है वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। चलिए, यह हो गया वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता को, यहाँ हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, आप शांतिपूर्वक कहीं पर सम्मेलन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, एकजुट होते हैं, तो उसकी ये स्वतंत्रता है। आइए इसमें कुछ नियम कानून है जिसको देखते हैं। बिना हथियार शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार, मतलब जहाँ कुछ लोग संगठित होते हैं, जैसे 2, 4, 5, 6, एक से अधिक, तो आप संगठित तो हो सकते हैं और सम्मेलन में भाग भी ले सकते हैं, लेकिन कैसे? बिना हथियार के। ठीक है, दूसरा सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने एवं प्रदर्शन। ठीक है, तो शांतिपूर्वक सम्मेलन के अंतर्गत शामिल है कि सार्वजनिक बैठक जो होते हैं, है ना, जिसमें लोगों की संख्या अधिक होती है, उसमें भाग लेने आप प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ये व्यवस्था है किसके अंतर्गत? शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता के अंतर्गत। लेकिन आपको क्या नहीं करना है ये देखिए, हिंसा नहीं करना है, अव्यवस्था नहीं दिखानी है, गलत संगठन या सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं दिया गया है। ये व्यवस्था आपको हिंसा नहीं करना है, वहाँ पे अव्यवस्था नहीं फैलाना है, संगठन जो है गलत तरीके से ना काम करे, साथ ही सार्वजनिक शांति जो होती है वो भंग ना हो, उसके लिए शांतिपूर्वक सम्मेलन की व्यवस्था दी गई है। और हड़ताल का अधिकार जो है ये शांतिपूर्वक सम्मेलन में शामिल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कभी प्रश्न ऐसा पूछता है कि हड़ताल का अधिकार शामिल किसमें नहीं है, तो शांतिपूर्वक सम्मेलन में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। अब शांतिपूर्वक सम्मेलन की जो स्वतंत्रता थी, इसको 2 आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है इसमें। जैसे कि पहले हम लोग पढ़ा है भारत की संप्रभुता एकता, वैसे ही यहाँ पर भी भारत की एकता और अखंडता को, ठीक है, ये किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुँचाए, साथ ही सार्वजनिक जो आदेश है उसकी अवहेलना ना करे, और संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण, इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अगर आप शांतिपूर्वक सम्मेलन करते हैं तो वहाँ जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो यातायात की व्यवस्था है वो अव्यवस्थित ना हो। ठीक है, इस आधार पर इसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 1973, यहाँ पे एक आम है ना, ये सुना होगा, आम जन की भाषा है कि धारा 144 क्या होता है, तो ये देखते हैं। धारा 144 से संबंधित है 1973 से, जिसमें आपराधिक व्यवस्था की धारा है। ठीक है, धारा 44 क्या है, तो आपराधिक व्यवस्था की धारा 1973 से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो कानून किस तरीके से काम करता है देखते हैं। किसी व्यवधान के तहत रोक सकते हैं। ठीक है, अगर जिसमें मानव जीवन को खतरा हो, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हो, साथ ही दंगे का खतरा हो। अगर कानून को यह लगता है, स्थानीय कानून को, कि वहाँ अगर मानव जीवन का खतरा है, साथ ही स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की चूक हो सकती है और दंगा से संबंधित किसी भी प्रकार का खतरा है, तो धारा 144 लगाकर उस व्यवधान को दूर किया जा सकता है। अब इंडियन पैनल कोड 141 देखते हैं। इसके तहत 5 से अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इंडियन पैनल कोड 141 यह कहता है कि 5 से अधिक लोगों को एक साथ अगर मिलते हैं, उनका जब संगठन होता है तो गैर कानूनी हो सकता है। इसके लिए कुछ अवरोध है जिसके आधार पे ये किया गया है। जैसे कि यहाँ संपत्ति को बलपूर्वक कब्जा करना। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया का अवरोध, मतलब कानून की जो प्रक्रिया है उसको शांतिपूर्वक चलाना है। अगर आप उसमें किसी प्रकार के व्यवधान या अवरोध करते हैं तब जो, और संपत्ति जो होता है ना, ये जो है सार्वजनिक संपत्ति हो या किसी के आदमी का स्वतः की संपत्ति हो, इसको बलपूर्वक कब्जा किया है इस आधार पर। और गैर कानूनी काम अगर कोई चल रहा है तो उसके दबाव, गैर कानूनी काम का जो दबाव है वो IPC 144 के तहत है ना, इसमें कानून के पास व्यवस्था है कि इसके तहत वो अपनी व्यवस्था को जमा सकता है।